हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं अपनी जो कैटालिसिस है उसको आगे, मतलब जो कैटालिस्ट हम पढ़ रहे थे, कैटालिसिस वाली यूनिट पढ़ रहे थे, उसको हम आगे करने वाले हैं। और इसका ये हमारा आज लेक्चर नंबर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। सर इससे पहले हम जो है वो कितने लेक्चर पढ़ चुके हैं? 2 लेक्चर हम पढ़ चुके हैं और इस 3rd लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं ये भी जान लेते हैं। और फिलहाल इससे पहले 2 लेक्चर में क्या किया था वो भी जान लेंगे। तो भाई वैसे बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास 2 बुक है, आपको सबको पता है। जो दूसरी बुक है जिसका नाम है रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट, उसकी ये यूनिट नंबर 2 है। पहली यूनिट हम पढ़ चुके हैं, पहली बुक की भी 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। फिलहाल इस कैटालिसिस में हमारे इतने सारे टॉपिक थे। अच्छा ये देख लेते हैं इसमें हमने कौन कौन सी चीजें कर ली। कैटालिसिस होता क्या है, कैटालिस्ट होता क्या है, पॉजिटिव कैटालिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटालिस्ट क्या है, ये सारा इंट्रोडक्शन पार्ट हम पढ़ चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालिटिक रिएक्शन, सर कैटालिटिक रिएक्शंस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं। टाइप ऑफ कैटालिसिस आज हम पढ़ने वाले। कैटालिसिस प्रमोटर एंड पॉइजन भी पढ़ेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही खत्म कर दिया। तो ज्यादा बड़ी यूनिट नहीं, यूनिट बहुत छोटी सी है। आज हमारा 3rd लेक्चर है। चलिए 3rd लेक्चर में हम पढ़ते हैं क्या होता है। और लास्ट लेक्चर में हमने जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ ली थी। आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में। देखिए भाई मैं आपको बता दूं, पहले से कुछ चीजें मैंने पहले से नोट करके लिख रखी हैं ताकि आपके जो नोट्स हैं वो थोड़े से प्रॉपर बन जाएं। क्योंकि होता क्या है ना, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते ऐसे गुम हो जाता है कि लिखवाना भूल जाते हैं, कभी कभी समझाते चले जाते हैं। तो रीजन वो है कि थोड़ा सा लिख लिया है ताकि आपको आपके नोट्स पे मिल जाए और जो चीजें हैं वो सारी की सारी समझ में भी आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं भाई टाइप्स ऑफ कैटालिसिस के बारे में। कैटालिस्ट हम जान चुके थे। सर कैटालिस्ट क्या होता है? कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा देता है या फिर घटा देता है, लेकिन रिएक्शंस के दौरान कंज्यूम नहीं होता है, खर्च नहीं होता है, उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। जो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है वो पॉजिटिव कैटालिस्ट है और जो घटाता है वो हमारा नेगेटिव कैटालिस्ट होता है। और इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम जान चुके थे। आज हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। भाई जो भी रिएक्शन होती है हम क्या लेते हैं? रिएक्टेंट लेते हैं। आपको सबको पता है हमारे पास क्या होता है? रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद बनता क्या है? प्रोडक्ट। तो जो हम रिएक्टेंट ले रहे हैं उस रिएक्टेंट में ही ऐड किया जाता है कैटालिस्ट। अब इन दोनों की फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने कैटालिसिस को अलग अलग डिफाइन किया गया है। फिजिकल स्टेट कैसे? सर हमारे पास फिजिकल स्टेट क्या होते हैं? या तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा, यही तो होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये हमारे पास फिजिकल स्टेट है। और इनके बेस पर जो कैटालिसिस होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है सर होमोजेनस कैटालिसिस, दूसरी होती है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। पहला हम एक काम करता है, व्हाट इज द मीन ऑफ होमो। अगर आपसे पूछा जाता है भाई हमको बता दो सर होमो का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है होमो मीन्स होता है सेम। और जो हेट्रो है, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। बस इतना ध्यान रखें। होमो मीन्स होता है सेम, हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। हमने कहा सर फिजिकल स्टेट, अगर फिजिकल स्टेट कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की सेम होती है तो उसे हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस, और अगर डिफरेंट होगी तो हेट्रोजेनस कैटालिसिस। इसको भी सर हमने लिख रखा है तो इसको भी हम समझते हैं कि होता क्या है। होमोजेनस कैटालिसिस क्या होता है? अब ये भी हमने बताया। कैटालिसिस क्या होगा? हमारे पास रिएक्टेंट है, हमने उसमें क्या मिला दिया? कैटालिस्ट मिला दिया। अब ये रिएक्शन हो रही है। अब इस कैटालिस्ट और रिएक्टेंट की जो फिजिकल स्टेट है अगर वो सेम है, एक जैसी है, तो उसे हम बोलते हैं होमोजेनस कैटालिसिस। देखिए हमने कैसे लिख रखा है, हमने क्या बोला है? द रिएक्शन इन विच, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें बोथ रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट, यानी कि रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों हैव सेम फिजिकल स्टेट is known as homogeneous catalysis। ऐसी रिएक्शंस आप लिख सकते हैं भाई are known as homogeneous catalysis, यानी कि ऐसी रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, होमोजेनस कैटालिसिस कहलाते हैं। क्लियर? इसके बाद जनरली फिजिकल स्टेट में भी लिक्विड और गैस। अच्छा यहाँ पर जब होमोजेनस कैटालिसिस को हम देखते हैं तो वहाँ पर जो इनकी फिजिकल स्टेट होती है जनरली वो लिक्विड और गैस में पाई जाती है। कुछ एग्जांपल्स इसके दे रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है SO2, O2 के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद बनाता है SO3, मतलब हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन करा दी हमने O2 से, सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया।
इस रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट यूज किया NO। क्या यूज किया भाई? NO। ये हमारे पास NO हमारे पास कैटलिस्ट है। अब हम देखते हैं भाई SO2 क्या है? गैस है। O2 क्या है? वो भी गैस है। NO ये भी सर गैस है। यानी कि ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है और ये क्या प्रोडक्ट। भाई आपको पता है ना, ये पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होता है सर, रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट के बाद बनता क्या है सर, हमारे पास रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट बन जाता है। और इसमें हम ऐड क्या करते हैं सर, इसमें हम ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं कैटलिस्ट। बस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो हम क्या ऐड कर देते हैं भाई? कैटलिस्ट ऐड कर देते हैं। अब इस कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की अगर फिजिकल स्टेट सेम है तो उसे हम बोलेंगे होमोजेनस कैटलिस्ट। जरा इधर देखिए भाई, जरा इधर देखिए सर, ये SO2 गैस फॉर्म में है, NO भी गैस फॉर्म में है, O2 भी गैस। बाद में क्या बनना है उससे कोई मतलब नहीं सर। प्रोडक्ट हमारा सॉलिड बनना है, गैस बनना है, लिक्विड बनना है, क्या बनना है, आई डोंट केयर। हमें कोई मतलब उससे नहीं है, हमें केवल मतलब उससे कि जो रिएक्शन कर रहे हैं और जो कैटलिस्ट डाल रहे हैं, अगर ये दोनों सेम है तो होमोजेनस कैटलिस्ट। भाई ये भी गैस है सर, ये दोनों भी गैस है, इसका मतलब ये तो होमोजेनस का एग्जांपल हो गया। बिल्कुल, बस इतना ही देख। ये रिएक्शन हमारे पास CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, हमने कैटलिस्ट डाला है I2। सर एसिटाल्डिहाइड में हमारा वेपर फेज में होना चाहिए, मतलब गैस फेज में है। I2 भी हमारा गैस फेज में है, तो मिथेन और CO बन जाता है हमारे पास। हमें क्या बनना कोई मतलब नहीं। क्या दोनों की फेज सेम है? बिल्कुल है सर, होमोजेनस का एग्जांपल हो गया। नाउ इन दिस केस C12H22O11 किस चीज का फॉर्मूला है भाई? C12H22O11 इज द फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज। ये किसका फॉर्मूला होता है? सुक्रोज का फॉर्मूला। सुक्रोज जानता है? चीनी, जो घर में शुगर होते हैं ना, चीनी, उसी को बोलते हैं सुक्रोज। अब इस सुक्रोज को हमने मिलाया भाई किसमें? H2 में। और जब हम सुक्रोज को H2 में मिलाएंगे, मतलब वाटर में मिलाएंगे, तो जाहिर सी बात है चीनी को अगर पानी मिलाओगे तो लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी ना। अब ये लिक्विड फेज में इसमें हमने कोई भी एसिड डाल दो, आप चाहो तो H2SO4 डाल दो, आप चाहो तो HCl डाल लो। जब एसिड की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं शुगर का, तो आपको दो कंपाउंड बनते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज। ये आपने पढ़ा हो, आप लिख भी सकते हैं, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। एक ग्लूकोज बनेगा, दूसरा हमारा फ्रक्टोज बनेगा, जब हमारा क्या होता है? सुक्रोज होता है। अगर आपने पहले पढ़ा है तो हमने BSc फर्स्ट सेमेस्टर में जब बायो ऑर्गेनिक पढ़ाई थी तो उस वक्त हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सारी चीजें पढ़ी थी उधर, है ना। तो न्यूक्लिक एसिड वगैरह सब पढ़े थे, तो वहां पर इस टाइप की बहुत सारी रिएक्शंस हमने पढ़ी थी। ये हमारे पास क्या होता है? सुक्रोज, हाइड्रोलाइसिस कराया, ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है। हमें देखना क्या भाई, एसिड भी लिक्विड फेज में है और शुगर भी लिक्विड फेज में, तो होमोजेनस हो गया। बिल्कुल। यहां पर क्या हमारे पास CH3COO2H5 इथाइल एसीटेट इसको बोला जाता है, इथाइल एसीटेट या इथाइल एथिल एथेनोएट, इसको ये बोला जाता है। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे सर, ये भी लिक्विड फेज में होता है, एसिड की प्रेजेंस में ही करते हैं, ये भी लिक्विड फेज में, दोनों ही लिक्विड है, तो मतलब दोनों सेम फेज हो गई, और सेम फेज होंगे तो ये भी हमारे पास होमोजेनस कैटालिसिस ही होगा। यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, H2 के पास एक एक OH होता है, तो यहां से जब बॉन्ड टूटेगा, यहां से जब बॉन्ड टूटेगा, मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अभी ये सारी रिएक्शंस तो हम पढ़ेंगे आगे, पहली बुक में ये सारी की सारी रिएक्शंस हैं। जब यहां से बॉन्ड टूटेगा तो इधर OH आ जाएगा, इधर H आ जाएगा, तो CH3COOH और C2H5OH, ये आपका बन जाएगा। आई होप बहुत सिंपल सी कहानी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारे पास होमोजेनस कैटालिसिस। नाउ अब आते हैं हम हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बारे में। हेट्रोजेनस कैटालिसिस क्या होता है सर? सेम कहानी। क्या कहानी? जब हमारे पास रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, अगर मैं इन दोनों की फिजिकल स्टेट को सर अलग अलग कर दूं तो उसको हेट्रोजेनस कैटालिसिस बोलेंगे। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो भाई अगर हम ये कहें द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एंड कैटालिस्ट हैव different physical state are known as heterogeneous catalysis। भाई जिसमें रिएक्टेंट और कैटालिस्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो अलग अलग होती है ना, उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? हेट्रोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा, जनरली कैटालिस्ट फाउंड इन सॉलिड फेज। अच्छा, एक चीज यहाँ याद रखना है, यहाँ पर जो कैटालिस्ट होता है ना इस टाइप की रिएक्शन में, जनरली वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। रिएक्टेंट आपका गैस हो सकता है, रिएक्टेंट आपका लिक्विड हो सकता है, लेकिन जो कैटालिस्ट है वो हमारा सॉलिड फेज में पाया जाता है। अच्छा, इसीलिए क्या होता है इन रिएक्शंस में, ये होता है कि जब कैटालिस्ट हमारा सॉलिड फेज में, तो रिएक्टेंट इस पर आकर चिपकेगा ना,
अगर ये हमारे पास क्या है, कैटालिस्ट है, तो रिएक्टेंट इस पर आकर चिपकेगा। बिल्कुल, जब रिएक्टेंट इस पर आकर चिपकेगा तो यहां से हम ये बोल सकते हैं, इसका एक और नाम हो जाता है हेटेरोजेनस कैटालिस्ट को ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट कैटालिसिस, ऑल्सो नोन एज कॉन्टैक्ट कैटालिसिस। आप इसको कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कह सकते हैं। सर क्यों कहेंगे कॉन्टैक्ट कैटालिसिस? कॉन्टैक्ट कैटालिसिस इसलिए कहेंगे क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो खुद कैटालिस्ट के कॉन्टैक्ट में आते हैं। क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड तो कहीं जाएगा ना, गैस या लिक्विड उसके पास आएंगे, उस पर आकर चिपक जाएंगे, फिर कैटालिसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम कॉन्टैक्ट कैटालिसिस भी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। भाई हेटेरो का मतलब डिफरेंट हो गया। सर जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट इन दोनों की फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है तो उसको हम हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हमारे पास अभी जैसे लिया था ना, इधर SO2 था, O2 के साथ रिएक्शन करा रहा है, SO3 बन रहा था। यहाँ पर NO की प्रेजेंस में करा रहे थे। इन दोनों की फिजिकल स्टेट सेम थी। बिल्कुल सर, यहाँ पर NO की जगह मैं V2O5 को भी एज ए कैटालिस्ट ले सकता हूँ। इससे भी हमारा यही बनता है, इसकी रिएक्शंस की स्पीड को बढ़ाता है। और यहां पर आप एक चीज देखोगे, SO2 गैस है, O2 भी गैस है, यानी रिएक्टेंट किसमें, गैस में। लेकिन जो कैटालिस्ट है V2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड, सर ये हमारा सॉलिड फेज में होता है। किसमें होता है ये हमारा? सॉलिड फेज में। और अगर सॉलिड फेज में है तो भाई इन दोनों की तो फिजिकल स्टेट अलग अलग हो गई, अलग अलग हो गई, इसलिए हम इसको हेटेरोजेनस कैटालिसिस कहा जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये वाली जो रिएक्शन होती है ना, आपने हो सकता है कि आपने क्लास 11-12 में पढ़ा हो H2SO4 को फॉर्म करने का मेथड, H2SO4 की प्रिपरेशन। H2SO4 जब बनाते हैं ना तो उसमें एक प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस का ही पार्ट है एक्चुअली। ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है, इसमें SO2 O2 के साथ मिलकर SO3 बना लेती है और फिर SO3 को हम वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, H2SO4 बन जाता है। फिलहाल हम H2SO4 नहीं पढ़ रहे, ये डायरेक्ट बता दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर हमारे पास है N2S, 3H2 के साथ रिएक्शन करेगा 2NH3 बन जाता है। बचपन से पढ़ते चले आते हैं रिएक्शन। कैटालिस्ट कौन है? Fe। और इस रिएक्शन का नाम क्या होता है? सबको पता हो तभी। इस रिएक्शन को सर हम हैवर प्रोसेस बोलते हैं। इस रिएक्शन को बोला जाता है हैवर्स प्रोसेस, हैवर प्रोसेस कहा जाता है। क्या देखना है सर इसमें? सर N2 गैस में है, H2 गैस में, लेकिन Fe किस में है? सॉलिड, ठोस है। सर दोनों की फिजिकल स्टेट क्या है? डिफरेंट, और डिफरेंट है तो हेटेरोजेनस कैटालिसिस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे सर ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथीन। और एक गैस फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में होता है। अब यहां पर आप Ni, Pd या Pt, Ni, Pd, Pt इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो, तीनों ही हमारे सॉलिड होते हैं और ये हमारे पास गैस होती है। तो भाई गैस और सॉलिड क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। क्या हो गया? हेटेरोजेनस कैटालिसिस हो गया। इधर COH2 दोनों गैस में है, ZNO और Cr2O3 हमारे सॉलिड होता है और इससे हमारे पास मिलता है मिथाइल एल्कोहल, यानी यहां पर भी हमारे पास फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भाई? हेटेरोजेनस कैटालिसिस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो कैटालिसिस के टाइप क्या होगा भाई? दो टाइप के होता है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। होमोजेनस रिएक्टेंट और कैटालिस्ट सेम फिजिकल स्टेट में होमोजेनस, डिफरेंट फिजिकल स्टेट होगी तो हेटेरोजेनस। खत्म कहानी। इसके बाद क्या भाई? अच्छा इसके बाद कुछ है नहीं। हाँ, इसके बाद एक चीज जाननी है हमें। अच्छा कुछ और नाम भी आता है भाई, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं। सम अदर टाइप ऑफ कैटालिसिस, सम अदर टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, सम अदर टाइप ऑफ कैटालिसिस। कुछ अलग टाइप की भी कैटालिसिस होती है भाई। अलग टाइप की कैटालिसिस कैसे? उनके नाम कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए पहला हमारे पास आता है नंबर 1, तो पहला हमारे पास आता है ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालाइसिस। अब ये क्या मतलब है भाई? इसका मतलब समझना आपको, ऑटो कैटालिसिस का क्या मतलब है।
ठीक है, आ जाइए। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटो कैटालिसिस? सर ये अलग टाइप के होते हैं, हेट्रोजेनस होमोजेनस से नहीं, इनके कुछ अलग नाम पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ ऑटो कैटालिसिस, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब ये हमारे पास कोई रिएक्शन हो रही है, हम यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट ऐड बाहर से नहीं करते सर, इसके अंदर ही कैटलिस्ट होता है। कैसे होता है? हमारे पास है रिएक्टेंट कोई भी, ठीक है, इसको समझेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से बना प्रोडक्ट, हमने इसमें कोई भी कैटलिस्ट ऐड नहीं किया है, और जब ये प्रोडक्ट बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट खुद से ही ये एक्ट एज ए कैटलिस्ट, यही हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। और इस टाइप की रिएक्शन को कहते हैं ऑटो, यानी खुद ही ड्राइवर है, रिएक्शन भी खुद ही कर रहा है, किसी बाहर के कैटलिस्ट की जरूरत है नहीं, जो प्रोडक्ट बना है वही हमारा कैटलिस्ट की तरह काम करने लग जाता है। तो इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहा जाता है? ऑटो कैटलिस्ट कहा जाता है। मतलब कैसे बोलेंगे? ऑटो कैटालिसिस इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट एक्ट एज एन एसिड, जो प्रोडक्ट होता है इट सेल्फ एक्ट एज ए एसिड, कैटालिस्ट, जो खुद एक कैटालिस्ट की तरह काम करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। चलो लिख लेते हैं एक बार, है ना, लिख लेते हैं। ऑटो कैटालिसिस is the reaction in which product itself act as a catalyst। खुद प्रोडक्ट ही किसका काम करता है? कैटलिस्ट का काम करता है, सही ना, उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और होती है इस टाइप की रिएक्शन में, शुरुआत में इन रिएक्शंस का रेट जो होता है ना वो कम होता है, मतलब इनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, और जैसे जैसे प्रोडक्ट बनता जाता है वो प्रोडक्ट खुद किसकी तरह काम करेगा? कैटलिस्ट। जब वो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा तो उनकी स्पीड को बढ़ा देगा। कहने का मतलब शुरुआत में इस टाइप की रिएक्शंस में ना हमेशा इन रिएक्शंस का रेट जो बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। शुरुआत में कम होगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, ग्राफ हमेशा ऊपर जाता है ना। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। तो हम लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं यहाँ पर, इन ऑटो कैटालिसिस rate of reaction always increases। हमेशा क्या होता है भाई? बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लिखें। हमारे पास है आर्सेनिक हाइड्राइड AsH3। ये आर्सेनिक हाइड्राइड ये ब्रेक होता है आर्सेनिक में, As+3H2 गैस को बाहर कर देता है। तो ये जो आर्सेनिक है ना, ये खुद काम करता है एज ए ऑटो कैटालिस्ट, ये हमारा एक ऑटो कैटालिस्ट की तरह काम करने लग जाता है, यानी कि खुद एक कैटालिस्ट बन जाता है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हुई, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एक तो ऑटो कैटालिसिस पूछा जाता है आपसे, एक और नाम आता भाई, उसका नाम क्या है? दूसरा हम बोल सकते हैं, एक ऑटो कैटालिस्ट हो गया, एक हमारे पास होता है एसिड बेस कैटालिसिस। ये टर्म भी हमसे पूछा जाता है, एसिड बेस कैटालिसिस। व्हाट इज द मीन ऑफ एसिड बेस कैटालिसिस? जरा इसके बारे में भी समझते हैं कि एसिड बेस कैटालिसिस का क्या मतलब है। भाई ऐसी रिएक्शंस जिसमें हमारा कैटलिस्ट का काम कोई एसिड या कोई बेस करता है तो उसको नाम दे दिया जाता है एसिड बेस कैटालिसिस। बस इतनी सी कहानी है। क्या बोलेंगे? द रिएक्शंस, हम बोलेंगे द रिएक्शंस in which acid और बेस, एसिड या फिर बेस act as a catalyst is known as
known as acid base catalysis। बस खत्म कहानी। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई एसिड या कोई बेस, दोनों में से कोई भी, कोई एसिड या फिर कोई बेस कैटलिस्ट की तरह काम करता है। हमें मतलब जो कैटलिस्ट उसमें डालना है, किसी एसिड को डाल दो या बेस को डाल दो, तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम कहते हैं कैटालिसिस, मतलब एसिड बेस कैटालिसिस। एग्जांपल में जैसे अभी अभी हमने एक होमो वाले में एग्जांपल किया था, और वो एग्जांपल हमारा कुछ इस तरह से था, CH3COO-C2H5। हमने सर इसका किया था हाइड्रोलिसिस, और इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अपन को पता होता सर बॉन्ड यहाँ से टूटता है और यहाँ से टूटता है, तो H2 में एक H एक OH होता है, OH इधर जाता है, H इधर जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, यहाँ से हमारे पास बन जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH। ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है भाई, बहुत स्लो होती है, लेकिन अगर मैं इस रिएक्शन में कोई एसिड डाल दूं या कोई बेस डाल दूं तो इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों ही कैटलिस्ट का काम करते हैं, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, एसिड बेस कैटालिसिस कहते हैं। इस टाइप की रिएक्शंस को कहा जाता है एसिड बेस कैटालिसिस। आई होप इतनी बात भी समझ में आ गई। अच्छा, एक नाम और आता है, वो कौन सा आता भाई, वो कौन सा पूछा जाता है, नंबर 3। देखो, एक तो ऑटो कैटालिसिस हो गया, बिल्कुल, दूसरा एसिड बेस कैटालिसिस हो गया, बिल्कुल। अभी आता है इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस। अब सर ये क्या चीज है इंड्यूस्ड कैटालिसिस? ये बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती है, ये बहुत बेहतरीन रिएक्शन होती है। हमारे पास कोई रिएक्शन है, हम इसको करा रहे हैं, रिएक्शन नहीं हो रही, वो रिएक्शन होती नहीं। एक दूसरी मेरे पास रिएक्शन, उसको करा रहा हूं, वो रिएक्शन हो जाती है। अगर इन दोनों रिएक्शन को हम अलग अलग कराते हैं, इसको मैंने कराया, रिएक्शन नहीं हुई, इसको कराया, रिएक्शन हो गई, अब इन दोनों को एक साथ मिला दिया, अब ये दोनों रिएक्शन हो रही, जो रिएक्शन नहीं हो रही थी वो भी हो रही है। तो मतलब क्या है, अकेले में रिएक्शन नहीं हो रही, लेकिन किसी दूसरे ने आके देखा भाई वो हो रहा है तो उसके साथ हो रही है, इंड्यूस्ड होकर वो रिएक्शन होती है। तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस वन रिएक्शन catalyzed another reaction। बस यहां पर लिख सकते हैं, चलो लिख लो उसकी डेफिनेशन भी। इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस, इन दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस वन रिएक्शन catalyzed to another reaction, एक रिएक्शन होती है जो खुद नहीं होती, सॉरी हाँ, दूसरी रिएक्शन को क्या करते हैं, कैटालाइज करती है, यानी वन रिएक्शन कैटालाइज टू अनदर रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे समझते देखिए, मेरे पास होता है सोडियम आर्सेनाइट, क्या होता है Na2, आई हैव एक रिएक्शन है Na2AsO3, सोडियम आर्सेनाइट, ठीक है, ये होता है हमारे पास। मैंने इसकी रिएक्शन की O2 से, मैं रिएक्शन देखता हूं, रिएक्शन का रिजल्ट इज नो रिएक्शन। सर कोई रिएक्शन नहीं होती, अगर मैं इसके साथ रिएक्शन कराता हूं तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती। इसी तरह से एक रिएक्शन और लेता हूं, मैंने ले लिया Na2SO3, इसका नाम होता है सोडियम सल्फाइड प्लस O2 से रिएक्शन कराया, ये बनाता है Na2SO4 बना लेता है। और Na2SO4 के लिए हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इसके आगे लगा दो 2, तो लगा दिया, यहाँ पर कितने बन जाएंगे, तो सल्फाइड बना लेता है सल्फेट। ये क्या बन गया भाई, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होता है सोडियम सल्फेट। अब एक चीज समझने की कोशिश करना, क्या समझना है सर, अगर मैं सोडियम आर्सेनाइट
की रिएक्शन O2 से कराता हूं कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर मैं सोडियम सल्फाइड की रिएक्शन O2 से कराता हूं तो सोडियम सल्फेट बन जाता है। अब मैंने एक कंटेनर में ये रिएक्शन कराई, एक कंटेनर में ये रिएक्शन कराई, तो ये तो हो गई, ये नहीं हुई। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इन दोनों को एक साथ मिला दिया। मैंने इसको लिया Na2AsO3 प्लस इसको भी ले लिया Na2SO3 प्लस O2 से रिएक्शन कराया, और जब रिएक्शन कराई तो मेरे को मिलेगा Na2AsO4 प्लस Na2SO4। मेरे पास कहने का मतलब क्या, अब यहां पर ध्यान से सुन ले चीजों को। जब मैंने इसको अकेले रिएक्शन कराई सर नहीं हुई, जब मैंने इसको अकेले रिएक्शन कराई हो गई। अब ये अकेले रिएक्शन नहीं हो रही थी, अभी मैंने इन दोनों को एक साथ मिला दिया भाई, Na2AS3 को भी ले लिया, Na2SO3 को भी ले लिया, दोनों की रिएक्शन अगर O2 से करा रहा हूं तो अब ये तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा है, ये तो पहले भी हो रहा था Na2SO4 के टर्म में, ये नहीं हो रहा था, अब ये भी ऑक्सीडाइज हो गया Na2AsO4। इसने भी बना लिया सोडियम आर्सेनेट, ये सोडियम आर्सेनाइड था, ये सोडियम सल्फाइड था, सोडियम सल्फाइड ने सोडियम सल्फेट बनाया, तो सोडियम आर्सेनाइड क्या बनाएगा, सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट बना लिया। तो जो खुद नहीं हो रही थी, किसी दूसरी रिएक्शन की प्रेजेंस में हो रही है, उसके इंड्यूस करने पर हो रही है, इस टाइप की कैटालिसिस को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। आई होप समझ में आ रहा होगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और एक लास्ट टर्म जो हमसे पूछा जा सकता है दैट इज एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस, अब ये क्या मतलब है भाई एंजाइम कैटालिसिस का? एंजाइम्स क्या होता है भाई? एंजाइम्स क्या होता है, नाम तो सुना है, बचपन से सुने चले जाते हैं। एंजाइम भी एक टाइप का कैटलिस्ट है, लेकिन ये बायो कैटलिस्ट होता है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम होता है हमारे पास, एंजाइम होता है हमारे पास बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो का मतलब लिविंग विंग्स, लिविंग विंग्स जो जीव जंतु की बात करते हैं, हम खुद के अंदर की बात करें, पेड़ों के अंदर की बात करें, जो भी जीव जंतु उनकी बात करें तो वो बायो के अंदर रहते हैं। उनके अंदर अगर कोई कैटालिटिक रिएक्शन हो रही है तो वहां पर जो कैटलिस्ट यूज होते हैं उनको नाम दे दिया जाता है एंजाइम्स। समझ में आ रहा है? यानी कि हम बोल सकते हैं एक लाइन में, क्या बोल सकते हैं भाई, हम बोल सकते हैं कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम इज नोन एज क्या कहा जाएगा भाई, एंजाइम कहा जाएगा। जो भी कैटलिस्ट हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करता है उसे हम क्या बोलेंगे, एंजाइम कहा जाता है, या फिर इसको हम बायो कैटलिस्ट भी कह सकते हैं, और बायो कैटलिस्ट कहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारा खाना होता है, हम जो खा लेते हैं उनको पचाना होता है ना, तो वहां पर कोई ना कोई एंजाइम यूज होता है, तो उस टाइप की कैटालिसिस को हम क्या कहेंगे, एंजाइम कैटालिसिस कहेंगे। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल के साथ समझते हैं भाई, आपने ये रिएक्शन कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, एक नाम होता है फर्मेंटेशन, वो समझ लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली इस नाम से भी रिएक्शन पूछी जाती है, फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के नाम से रिएक्शन पूछी जाती है। व्हाट इज द मीन ऑफ फर्मेंटेशन? हिंदी में अगर आपने सुना हो कभी तो इसको किण्वन विधि कहते हैं, किण्वन विधि है ना। फर्मेंटेशन होता क्या भाई, हमारे पास होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, यही होता है, ग्लूकोज होता है। अब इस ग्लूकोज में हम क्या करते हैं भाई, इस ग्लूकोज में वाटर मिला देते हैं, वाटर मिलाया, और वाटर मिलाने के बाद इसमें हम डाल देते हैं ईस्ट। ईस्ट का नाम तो सुना होगा, ईस्ट हमारा एक टाइप का फंगस होता है, फंजाई होता है, जिसको हम हिंदी में कवक कहते हैं, एक फंजाई होता है ईस्ट, और इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जाइमेज। जाइमेज ये क्या है, दिस इज एन एंजाइम।
ये एंजाइम पाया जाता है और इसका काम होता है इस ग्लूकोज को तोड़कर एथिल एल्कोहल में कन्वर्ट करना। ये बनाता है C2H5OH, ये तो मॉलिक्यूल प्लस 2 CO2 यहां से बाहर कर देता है, तो CO2 यहां से बाहर कर देता है। हाँ ये हो जाएगा अपने पास। एस्टो की जरूरत नहीं होती, सीधा एक्वस लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, एक्वस लिख देते हैं। तो हमारे पास एक्वस का मतलब जलीय होता है। तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में जब हम डाल देते हैं क्या, ईस्ट डाल देते हैं, तो उसके अंदर जो एंजाइम होता है जाइमेज, वो हमारा इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है हमारे पास किस में, एथिल एल्कोहल में, इसको हम इथेनॉल भी बोलेंगे, इथेनॉल में, और प्लस निकाल देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। होता क्या है, जैसे बहुत सारी हमारे पास अल्कोहल इंडस्ट्री होती है जहाँ पर शराब बनाई जाती है या फिर अल्कोहल बनाया जाता है, हम बोल सकते हैं। जैसे अपने पास में बियर फैक्ट्री है या और भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पर यही होता है, एक बहुत बड़ा टैंक होता है और उसमें हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज मिलाते हैं। आपको नाम सुना होगा आपने कि भाई यहाँ पर मक्के से शराब बनाई जा रही है या फिर बाजरे से या जौ से, जई से, इनसे शराब बनाई जा रही है, गेहूं से, अंगूर से शराब बनाई जा रही है। इनका सबका एक ही रीजन होता है कि सब में कार्बोहाइड्रेट होता है और कार्बोहाइड्रेट को तोड़कर ये बनाते हैं सबसे पहले तो ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को टैंक में डालने के बाद वाटर में मिक्स करते हैं, वो एक सॉल्यूशन बना दिया जाता है। आपने नॉर्मली सुना होगा कि जो अल्कोहल इंडस्ट्री में काम करते हैं वो कहते हैं भाई यहाँ पर पानी सड़ाया जाता है। वो सड़ाने का मतलब होता है कि ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व करके वो टैंक फिल कर लिया जाता है। उसके अंदर एक ईस्ट नाम का हमारे पास क्या आता है, फंगस होता है। अगर आपने कभी नहीं देखा हो तो किसी पान वाले के पास पहुंच जाएगा तो अब उससे पूछोगे तो वो बता देगा आपको कैसा होता है, उसके पास होता है, ईस्ट होता है। ईस्ट को उसमें पलट देते हैं बोरियां भर भर के। अब उस ईस्ट के अंदर होता है हमारे पास क्या, जाइमेज एंजाइम, और वो जाइमेज एंजाइम क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एथिल अल्कोहल और CO2 में। तो वो जो ग्लूकोज है वो आपका कन्वर्ट होता है, अल्कोहल बनाता है। बाकी जो CO2 है वो तो गैस है ना, और गैस वहां से निकल कर जाती है, तो वहां से बुदबुदे से उठते रहता है, बुदबुदाहट सी होती रहती है, सनसनाहट की सी आवाज आती रहती है। तो वहां से हमें लगता है भाई ये पानी सड़ रहा है। वो पानी सड़ने का मतलब है कि वहां से CO2 गैस बाहर जाती है और वो जो ग्लूकोज है वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता जाता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन या फिर हिंदी में बोलते हैं किण्वन। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो लेक्चर को इतना ही रहने देते हैं भाई। आज हमने समझ लिया कि जो कैटालिसिस है वो कितने टाइप की होती है। तो फिजिकल स्टेट के बेस पे तो आप होमोजेनस, हेट्रोजेनस बोल सकते हो, जिनमें सेम फिजिकल स्टेट है होमोजेनस, डिफरेंट है तो हेट्रोजेनस। उसके अलावा अलग अलग टर्म होते हैं, ऑटो कैटालिसिस, प्रोडक्ट खुद कैटालिस्ट का काम कर रहा है, ऑटो कैटालिसिस हो गया। अगर किसी रिएक्शन में एसिड और बेस एज ए कैटालिस्ट काम कर रहे हैं तो वो एसिड बेस कैटालिसिस हो गया। कोई रिएक्शन हो नहीं रही, किसी दूसरी रिएक्शन की प्रेजेंस में हो रही है, इंड्यूस कैटालिसिस हो गया। अगर हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करें तो वो एंजाइम कैटालिसिस हो जाता है। आई होप सारी चीज क्लियर होंगी। चलिए फिर बात करते हैं अगले लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक आप लेक्चर को शेयर कीजिए, जिसको हो सकता है उसको भी, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।